नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्स क्लासेज। स्वागत है आपका यूनिवर्स क्लासेज में। तो कैसे आप सभी, आई होप आप शानदार होंगे और शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। यदि आप भी टीजीटी पीजीटी या किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और थोड़ी सी भी आपके मन में निराशा आती है, तो आपके लिए ये पंक्तियाँ काफ़ी जो है उपयुक्त होगी और हौसला देने वाली होंगी। तो कंटिन्यू तैयारी करते रहिए। एग्ज़ाम का डेट का इंतजार मत करिए, एग्ज़ाम कब आ जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। पढ़ते पढ़ते जो है इस तरह से आप लीन रहिए कि आप जब भी एग्ज़ाम हो आप अपना बेस्ट करके आएँ, जिससे कि आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके। चलिए बात करेंगे आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में, जो कि भूगोल की प्रैक्टिस सेट है। हम लोग कंटिन्यू रोज़ सुबह में 10 बजे 10:30 बजे प्रैक्टिस करते हैं भूगोल की। इसी कड़ी में आज बात करते हैं आगे आज के सेशन में। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है और इसमें जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ क्वेश्चन की व्याख्या भी की जाएगी। इसलिए आप पेपर और पेन जरूर लेके बैठें, जिससे कि आप कुछ एडिशनल पॉइंट को नोट कर सकें। चलिए देखते हैं, किसने कहा है कि वनस्पति जलवायु का ही सही मापदंड है, थानथ्वेट, कोपेन, स्टैम्प या फिर ट्रिवार्था। तो यह उपयुक्त कथन है कोपेन का, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। और कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है वो औसत वार्षिक एवं मासिक तापमान तथा वृष्टि पर आधारित है। यानी कि वार्षिक और मासिक तापमान और वृष्टि पर आधारित इनका वर्गीकरण है। कोपेन के अनुसार वनस्पति जलवायु की समग्रता का सूचक है और जलवायु की सीमाएं वनस्पति की सीमाओं को ध्यान में रखकर निर्धारित की जाती हैं। कोपेन ने कैंडोल द्वारा 1874 में, ठीक है, 1874 में प्रस्तावित विश्व के 5 वनस्पति मंडलों मेगाथर्मल, जेराफाइट, मेसोथर्मल, माइक्रोथर्मल तथा हेकिस्टोथर्मल का प्रयोग किया और इन मंडलों के आधार पर विश्व की जलवायु को 5 समूह में विभाजित किया। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा है, इनमें से कौन गतिज है? विषुवत रेखी निम्न वायुदाब पेटी, उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी, ध्रुवीय उच्च दाब या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो गतिज है वो है उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं, पृथ्वी पर एकमात्र वास्तविक रूप से अनवरत दाब कटिबंध है। दक्षिणी गोलार्ध उपोष्ण उच्च, उत्तरी गोलार्ध उपोष्ण उच्च, विषुवतीय निम्न या फिर दक्षिणी गोलार्ध की उपध्रुवी निम्न। तो ये कौन सा है? ये है दक्षिणी गोलार्ध उपध्रुवी निम्न, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यदि आप पीजीटी की भी तैयारी करें भूगोल की, तो आपके लिए सेशन बेहद ही इंपॉर्टेंट है। और जो जल्द ही आने वाली है एलटी ग्रेड की वैकेंसी, उसके लिए तो ये रामबाण होने वाला है। चलिए, जीएस और सब्जेक्ट दोनों में आग्नेय चट्टानों के संबंध में दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये चट्टानें रवेदार होती हैं, इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, ग्रेनाइट एक आग्नेय चट्टान है, या फिर उपयुक्त दिए गए कथनों में से सत्य कथन का चुनाव करना है। तो आपको बता दें सभी के सभी कथन क्या हैं, सही हैं। इसमें देखिए, ये चट्टानें रवेदार होती हैं, इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं और ग्रेनाइट एक आग्नेय चट्टान भी है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए यानी कि सभी कथन करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन चापाकार डेल्टा का उदाहरण है? नाइजर डेल्टा, मैकेंजी डेल्टा, ओब डेल्टा या फिर मिसिसिपी डेल्टा। तो जो चापाकार डेल्टा का एग्जाम्पल है वो है नाइजर डेल्टा। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भूकंप तरंगों में से कौन सबसे पहले भूकंपीय यंत्र पर अंकित होती है? पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग या फिर सभी एक साथ? तो जो सबसे पहले अंकित होती है वो होती है पी तरंग, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि इसकी गति सर्वाधिक होती है, इस कारण ये तरंगे किसी भी स्थान पर सबसे पहले पहुंचती हैं। इसके पश्चात भूकंपित यंत्र पर यस तरंग, यानी कि पहले पी फिर उसके बाद एस अंकित होता है। यह भी आपको ध्यान रखना, कहीं पूछ ले कि दूसरी जो तरंग होती है वो कब अंकित होती है, कौन सी होती है? तो एस तरंग होती है। परिप्रशांत महासागरीय पेटी वितरण से संबंधित है, गर्भ महासागरीय धाराओं के, मत्स्य उत्पादन क्षेत्रों के, यूरोपीय औपनिवेशीकरण के या फिर भूकंप के। ये किसके है? भूकंप से संबंधित है, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित कथनों और कारणों के अध्ययन कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। कथन ये है, ब्रिटिश द्वीप समूह के बंदरगाह ठंड में जमते नहीं हैं। और कारण है, ब्रिटिश द्वीप समूह उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट के प्रभाव में आते हैं। तो बताना है कौन सा करेक्ट है। ये देखते हैं, ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए तथा आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करते हैं।
ए सत्य है किंतु आर गलत है, या फिर डी ए गलत है किंतु आर सत्य है। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या प्रस्तुत करता है। निम्नलिखित में से उनके आकार के अनुसार बढ़ते क्रम में महासागरों का कौन सा क्रम सही है? हिंद, आर्कटिक, अटलांटिक, प्रशांत। आर्कटिक, हिंद, अटलांटिक, प्रशांत, यानी कि आकार के क्रम में बढ़ते क्रम में लगाना आपको। प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, आर्कटिक, या फिर अटलांटिक, प्रशांत, आर्कटिक और फिर हिंद। तो जो बढ़ता हुआ क्रम है वो है आर्कटिक महासागर, फिर हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, उसके बाद आएगा प्रशांत महासागर। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसको ये भी बोल सकता है कि आरोही क्रम में लगाइए। प्रवाल भित्ति के निर्माण से संबंधित अवतलन के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? मरे, आगासीज, सैम्पर या फिर डार्विन। तो ये कौन थे? ये थे डार्विन। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। महासागरीय जल में सर्वाधिक लवणता की मात्रा निम्नलिखित में से किस कटिबंध में पाई जाती है? भूमध्य रेखी, अयनवर्ती, शीतोष्ण कटिबंधी या फिर उच्च ध्रुवी। तो यह पाई जाती है, महासागरीय जल में जो सर्वाधिक लवणता होती है वो अयनवर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है। अयनवर्ती क्षेत्र में तीव्र वाष्पीकरण और निम्न आर्द्रता के कारण सागरीय लवणता की अधिकता होती है। इसके विपरीत भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में तीव्र वर्षा और उच्च आर्द्रता के कारण महासागरीय लवणता की मात्रा कम पाई जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। सबसे तीव्र जो पाई जाती है वो पाई जाती है अयनवर्ती क्षेत्र में, और सबसे कम जो पाई जाती है वो पाई जाती है आपके भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। जिस दिन सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट होता है उसे कहा जाता है अपसौर यानी कि अपहेलियन, उपसौर यानी कि पेरीहेलियन, अपभू या फिर उपभू। तो जिस दिन सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट होता है उसे बोलते हैं हम उपसौर, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। या जब निकट होगा तो उपसौर और जब दूर होगा तो अपसौर। अब ये निकट कब होता है? यह होता है 3 जनवरी को, यानी कि जो उपसौर होता है पेरीहेलियन होता है 3 जनवरी को, 3 जनवरी को होता है। और जो वो अपसौर होता है यानी कि दूर होता है वो होता है आपका 4 जुलाई को। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकता है। ठीक है, अपसौर 4 जुलाई को, उपसौर 3 जुलाई को। अगला प्रश्न लेते हैं। ग्रहाणु परिकल्पना किसने प्रस्तुत किया था? थॉमस चैम्बरलिन और फॉरेस्ट बोल्टन ने, जेम्स जीन और चैम्बरलिन ने, तीसरा ऑटो स्थित और फॉरेस्ट बोल्टन ने, या फिर चौथा है विलियम मैककरी और थॉमस चैम्बरलिन ने। तो यह प्रस्तुत किया था थॉमस चैम्बरलिन और फॉरेस्ट बोल्टन ने। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 21 मार्च और 23 सितंबर को उच्चतम सूर्यताप प्राप्त होता है कर्क रेखा पर, भूमध्य रेखा पर, मकर रेखा पर या फिर उपयुक्त सभी पर। तो कहाँ होता है? यह होता है भूमध्य रेखा पर। बी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रशांत महासागर से गुजरने वाली अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा सामान्यतः मतलब किसका अनुसरण करती है? 180 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर, 40 डिग्री पश्चिमी देशांतर या फिर 90 डिग्री देशांतर। ये अनुसरण करती है 180 डिग्री देशांतर का। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। डायमंड रिंग की घटना देखी गई है पूर्ण सौर ग्रहण की शुरुआत में, पूर्ण सौर ग्रहण के अंत में, केवल परिधि क्षेत्रों की समग्रता निशान के साथ या फिर केवल केंद्रीय क्षेत्र की समग्रता निशान के साथ। तो यह देखी गई है पूर्ण सौर ग्रहण की शुरुआत में। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। पिछले 2 दशकों में कौन सा महाद्वीप अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर दर्शा रहा है? यूरोप, एशिया, अफ्रीका या फिर दक्षिण अमेरिका। तो कौन दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है अफ्रीका। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है। कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट करिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित मानकों में से कौन मानव प्रजाति के वर्गीकरण में प्रयुक्त नहीं होता है? आँखें, नाक, कान या फिर बाल या फिर केस। तो कौन सा नहीं होता है? ये होता है सी, कान जो है प्रयुक्त नहीं होता है। डी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और मानव प्रजातियों का वर्गीकरण विभिन्न मानव शास्त्रियों ने भिन्न भिन्न आधारों पर किया है। मानव प्रजातियों के वर्गीकरण के प्रमुख आधार है शरीर का कद, कपाल का आधार, बालों की बनावट, नासिका की आकृति, कपालधारिता, रंग या वर्ण, मुखाकृति एवं अन्य लक्षण। मानव प्रजातियों के वर्गीकरण में कान को आधार नहीं माना गया, यानी कि आँख को भी आधार माना गया है, कान, बाल या फिर केस, नाक, लेकिन कान को जो है आधार नहीं माना गया है।
निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति पशुचारण से संबंधित है? मसाई, एस्किमो, पिग्मी या फिर बुशमैन। तो ये जो संबंधित है वो है मसाई। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये जो है पूर्वी अफ्रीका की उच्च भूमि पर रहते हैं। कहाँ रहते हैं? पूर्वी अफ्रीका की उच्च भूमि पर रहते हैं। अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि बुशमैन पिग्मी जनजाति कहाँ पाई जाती है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। कौन विद्वान जलवायु को ही मानव संस्कृति का कारक और घोतक बतलाया है? विडरडिला ब्लास, हटिंगटन, सैम्पुल या फिर हॉटसन। ये बताया है हटिंगटन ने। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित फ्रांसीसी भूगोलविदों में किसने मानव भूगोल में संभववादी विचारधारा को सर्वप्रथम स्वीकार किया था? ब्लास, ब्रोन्स, सोरे या फिर डिमांजिया ने। तो किसने स्वीकार किया था? ये किया था ब्लास ने। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संभववाद की विचारधारा का जन्म और विकास फ्रांस में हुआ था। इसके जन्मदाता विडा डी लव्लास थे। संभववाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग ला फेब्रे ने किया था। कभी भी आपसे पूछ लिया कि संभववाद का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो किया था ला फेब्रे ने। संभववाद दृष्टिकोण के अनुसार पर्यावरण के द्वारा कुछ संभावनाएं प्रस्तुत करती है। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। सूची को सूची 2 से मिलाना है और बताना है कौन सा करेक्ट हो जाएगा। इस तरफ जनजाति है और एक तरफ उसके क्षेत्र दिए हुए हैं। अभी इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था मैंने बताया था आपसे कि पिग्मी और बुशमैन जनजाति कहाँ रहते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो यदि आपने कमेंट नहीं किया तो आपको यहाँ से उसका आंसर मिल जाएगा। पिग्मी कहाँ रहते हैं? पिग्मी रहते हैं कांगो में। और मसाई को पता है, ये केन्या एवं तंजानिया में रहते हैं। केन्या एवं तंजानिया। और टूटसिम थोड़ा नया लग रहा है, ये रहते हैं मध्य अफ्रीका में। टूटसिम मध्य अफ्रीका। और बुशमैन कालाहारी मरुस्थल। तो ए का 2, बी का 3, बी में दिया गया है। सी का हो जाएगा आपका 4 और डी का हो जाएगा 1, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोबारा देखिए, पिग्मी कांगो क्षेत्र में रहते हैं। मसाई केन्या एवं तंजानिया में रहते हैं। टूटसिम जो कि नया है मध्य अफ्रीका। और बुशमैन आपको पता है काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, कालाहारी मरुस्थल। अगला क्वेश्चन लेते हैं। छत्तीसगढ़ में कोरबा का महत्व है एल्युमिनियम उद्योग के कारण, तांबा धातु के कारण, अभ्रक के कारण या फिर इस्पात उद्योग के कारण। तो छत्तीसगढ़ में जो कोरबा प्रसिद्ध है वो है एल्युमिनियम उद्योग के कारण। ए ऑप्शन उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर जो एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है, कोरबा मुख्य शहर से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किस समझौते के आधार पर किया गया था? रेडक्लिफ, मैकमोहन, डुरंट रेखा या फिर कर्जन रेखा। तो आपको पता होगा, ये काफ़ी फेमस और अच्छा क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में आता हुआ है। तो ये है रेडक्लिफ। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और यह कब हुआ था ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और डुरंट रेखा का है, डुरंट रेखा जो है आपका है भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। मैकमोहन भारत और चीन के मध्य। मैकमोहन भारत और चीन, और ये भारत और अफगानिस्तान। कर्जन कोई रेखा नहीं है। इस तरह से इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एक तरफ दिया है मृदा और एक तरफ दिया है क्षेत्र। इसको सुमिलित करना है। तो क्या करना है, सुमिलित करना देखते हैं। लाल मृदा, लाल मृदा कितना क्षेत्र में पाया जाता है? तो जो जलोढ़ मृदा है 15 लाख पर किलोमीटर। जल सबसे पहले जलोढ़ मृदा, ये किसमें है? ये लगभग 43% पे है। और काली मृदा है, तो जो काली मृदा लाल मृदा का विस्तार है 18.6%, यानी कि लगभग ये हो जाएगा, पहला हो जाएगा। और जो काली मृदा है, काली मृदा का विस्तार 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पे है। तो ये हो जाएगा 15.2%, यानी कि ये हो जाएगा। और ये क्या, ये हो जाएगा। यानी कि ए का 1, बी का 3, किस में देखते हैं? ए का 1, बी का 3। सी में दिया गया है ए का 1, बी का 3। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में है? सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र या फिर ब्यास। तो पूछा है किस नदी का जो उद्गम है भारत में है। तो ब्यास नदी का जो उद्गम है वो भारत में कुल्लू में उत्तरी रोहतांग दर्रे के पास ब्यास कुंड से होता है। जबकि सतलज, ब्रह्मपुत्र एवं सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत से होता है। तो सतलज, ब्रह्मपुत्र और सिंध का, इन तीनों का जो उद्गम होता है वो तिब्बत से होता है। तिब्बत में मानसरोवर से होता है। लेकिन इसका जो है ब्यास कुंड से होता है, जो कहाँ पर है? ये है आपका उत्तरी कुल्लू में, उत्तरी रोहतांग दर्रे के पास है।
110 डिग्री चैनल का द्वारा विभाजित द्वीप समूह कौन सा है? अमिनी द्वीप व मिनिकाय, मिनिकाय द्वीप व कानामोरी द्वीप, सी है अमिनी द्वीप व कानामोरी द्वीप, या फिर डी है ग्रेट निकोबार व लिटिल निकोबार द्वीप। तो ये कौन सा है? यह है आपका सी अमिनी द्वीप व कानामोरी द्वीप। अब आइए देखते हैं, जो 11 डिग्री चैनल है वह अमिनी द्वीप व कानामोरी द्वीप समूह को विभाजित करता है। या ये 11 डिग्री है, न कि 110 डिग्री है। ये 11 डिग्री चैनल है, सॉरी ये 11 डिग्री चैनल है, ये 10 नहीं है, 110 नहीं है। ठीक, अब बात करते हैं 8 डिग्री चैनल मालदीव एवं मिनिकाय के बीच में है। 9 डिग्री चैनल 8 डिग्री चैनल मालदीव एवं मिनिकाय के बीच है। 9 डिग्री चैनल जो है मिनिकाय एवं लक्षद्वीप के बीच है। और 10 डिग्री चैनल है वो है आपका अंडमान यानी कि लघु अंडमान व कार निकोबार के बीच में स्थित है। और एक है 6 डिग्री चैनल जो ग्रेट निकोबार व सुमात्रा के मध्य स्थित है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, पश्चिमी विक्षोभ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? भारतीय उपमहाद्वीप में इनका आगमन शीत ऋतु के दौरान होता है। दूसरा है इन विक्षोभों की उत्पत्ति भूमध्य सागर में होती है। तो बताना है इसमें कौन सा उत्तर सही है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर दोनों सही नहीं है। तो ये क्या है? ये दोनों नहीं सही हैं, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्य की सीमा साझा होती है? 2, 3, 4 या फिर 5? कितनी होती हैं? 4 होती हैं, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन कौन सी है? अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है और मिजोरम है। यानी कि अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है और फिर मिजोरम है। इसको आप ऐसे बोल सकते हैं अरुणा मामी, ये ट्रिक है इसको याद करने की, ANMM, ठीक है। या फिर इसको आप हाँ ANMM है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर है। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, किस महाद्वीप में आंतरिक जलमार्गों का सर्वाधिक विकास हुआ है? पश्चिमी यूरोप, मध्य एशिया, उत्तरी अमेरिका या फिर डी अफ्रीका? तो कौन सा है? ये हो जाएगा आपका पश्चिमी यूरोप, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये रहे 30 क्वेश्चन, 30 में आपने कितने सही किए कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए। कोई सुझाव हो, सजेशन हो तब भी आप बेहिचक कमेंट करिए। चलिए, TGT, PGT, LT ग्रेड की यदि आप तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप कंटिन्यूटी बना कर रखें। एक ही घंटा पढ़ें लेकिन कंटिन्यू रोज़ पढ़ें। यदि आप 1 घंटा रोज़ पढ़ते हैं तो 7 दिन में आप 7 घंटा पढ़ेंगे। और यदि आप 2 दिन पढ़ेंगे, 2 दिन नहीं पढ़ेंगे, मान लीजिए 2 दिन पढ़ें 2 घंटा, फिर 3 दिन नहीं पढ़ें, तो कोई मतलब नहीं रहेगा। 1 घंटा पढ़ें, 2 घंटा पढ़ें, लेकिन रेगुलर स्टडी करें जिससे कि आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे और आप प्रॉपर टच में रहें। तो चलिए मिलते हैं फिर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। हाँ, एक सूचना है, शाम को 4 बजे आज से पेट के लिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो रही है, तो आप उसको भी ज़रूर वॉच करें और अपना रिव्यू दें। धन्यवाद।